अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइटा का जनरल कैरेक्टर। क्लियर? देखिए, टेरिडोफाइटा, टेरिडो का मतलब क्या होता है? फीदर। क्या मतलब होता है? और फाइटा का क्या मतलब होता है? प्लांट, यानी प्लांट विथ फीदर लाइक लीफ। टेरिडोफाइटा का मतलब क्या होता है? प्लांट विथ फीदर लाइक लीफ। यानी हम सीधे कहेंगे टेरिडोफाइटा का मतलब क्या होगा? प्लांट विथ फीदर लाइक लीफ, यानी ऐसे प्लांट जिनके पास फीदर, पंख जैसे पत्तियां प्रेजेंट हो, लीफ प्रेजेंट हो, ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं टेरिडोफाइटा। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा। अगर टेरिडोफाइटा की डिफिनीशन की बात आए कि टेरिडोफाइटा कैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, अगर आपको कभी भी टेरिडोफाइटा कोई पूछे कि टेरिडोफाइटा खड़े होकर बताइए, तो आप ऐसे कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे या कौन कौन सी बातें बताएंगे कि वो समझ जाएगा कि बस आप जो बोल रहे हैं वो टेरिडोफाइटा के बारे में ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो टेरिडोफाइटा है वह कैसा प्लांट भैया? स्पोरोफाइट है। क्लियर हुआ? स्पोरोफाइट। और कौन है? वेस्कुलर है, वेस्कुलर है। ठीक है, और क्या है? ग्रीन है। ठीक है, कहां ग्रो करता है भैया? मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पर क्या करता है? ग्रो करता है। क्लियर हुआ? तो ध्यान देने वाली बात क्या है? और ये क्या, इसको हम लोग कहते हैं, और क्या हम लोग यूज करते हैं भैया? एक नया वर्ड इसके लिए, टेरिडोफाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं रेप्टाइलिया। क्या यूज करते हैं? रेप्टाइलिया ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइलिया ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एक नाम और यूज करते हैं, क्या? हाँ, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। क्या कहते हैं? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल या लैंड प्लांट कह सकते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट है कौन? टेरिडोफाइट्स। इसका क्या मतलब पहले हम समझते हैं। ब्रायोफाइटा को हम लोग कहते थे एम्फीबिया प्लांट किंगडम, कहते नहीं कहते थे? उसी प्रकार हम लोग टेरिडोफाइटा को हम लोग कहते हैं रेप्टाइलिया। क्या कहते हैं? रेप्टाइलिया। और इनके प्लांट्स को हम लोग स्नेक प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेक प्लांट भी कहते हैं। क्लियर हुआ? बस क्या कहते हैं? स्नेक प्लांट भी कहते हैं। रेप्टाइलिया आप प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? देखो, एक बात आपको हम बता दें, बहुत ही खास बात है। टेरिडोफाइटा का जो उत्पत्ति हुई है, यानी आप जब आगे पढ़ेंगे पैलियो बॉटनी, तो आप पूरे पृथ्वी के का जो एज है, पृथ्वी पर जो टाइम पीरियड है, यानी पृथ्वी जब से बनी है तब से लेकर आज तक, उसको हम लोग कई ईरा में बांट देते हैं। किसमें बांटते हैं? ईरा में। ईरा मतलब हाँ, कई सैकड़ों वर्षों को, कई लाखों वर्षों के समूह को क्या कहते हैं? ईरा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर टेरिडोफाइटा पृथ्वी पर कब उत्पन्न हुआ? तो उसका जो ईरा है वो है पैलियोजोइक। कौन है? पैलियोजोइक ईरा। कौन सा ईरा है भैया? पैलियोजोइक ईरा। यानी टेरिडोफाइटा पृथ्वी पर कब उत्पन्न हुआ? पैलियोजोइक ईरा में क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। बस में यही बात है। और इसी पैलियोजोइक ईरा में आप ध्यान दोगे इस बात को कि पैलियोजोइक ईरा में ही हाँ, एक पीरियड आता है, उसका नाम है सिलूरियन। क्या नाम है? सिलूरियन पीरियड। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति कब हुई है, तो आप कहिए पैलियोजोइक ईरा के सिलूरियन पीरियड में। ईरा को हम कई पीरियड में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो उसका कौन सा पीरियड था भैया? सिलूरियन पीरियड, जिसमें माना जाता है कि टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति हुई। बस में क्या हुई? उत्पत्ति हुई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी ईरा में जब आपका टेरिडोफाइटा सबसे ज्यादा विकसित था, सबसे ज्यादा डेवलप था। टेरिडोफाइटा मतलब समझ रहे हो? एक ऐसा प्लांट जो अपने समय में सबसे विकसित प्लांट था।
और सबसे डेंजरस था, सबसे हावी था, यानी हर जगह पृथ्वी पर टेरिडोफाइटा के ही फॉरेस्ट थे और किसी दूसरे प्लांट के थे ही नहीं। इतना वेल डेवलप था, बड़े बड़े ट्रीज थे इसके, बड़े बड़े विकसित प्लांट थे, किसके? टेरिडोफाइटा के। ठीक है, बात समझ में आती है। और इसी टेरिडोफाइटा के साथ एक ऑर्गेनिज्म और खूब डेवलप हुआ, खूब फला फूला, उसका नाम था डायनासोर। और डायनासोर रेप्टाइलिया है। डायनासोर क्या है? रेप्टाइलिया है। और डायनासोर की अभी तक पृथ्वी पर बस एक ही प्रजाति बची हुई है, वो है छिपकली, जिसको हम लोग कहते हैं हेमीडेक्टाइलस। बस यही प्रजाति बची हुई है, सबसे छोटी प्रजाति, नहीं तो बाकी सारी प्रजातियां उसकी नष्ट हो चुकी हैं। तो डायनासोर अपने एकदम चरम पर जब था, उस समय आपका टेरिडोफाइटा भी अपने एकदम चरम पर था, मतलब सबसे विकसित प्लांट था। आज आप देख रहे हैं कि जो आपका डायनासोर था उसकी क्या स्थिति है? खत्म हो गया, विलुप्त हो गया एकदम। उसी प्रकार से टेरिडोफाइटा भी लगभग लगभग समाप्त ही है। इसके बहुत कम प्लांट्स पाए जाते हैं पृथ्वी पर। बस में यही बात ही नहीं, क्या होते हैं? बहुत कम प्लांट्स पाए जाते हैं पृथ्वी पर। और इसके जो छोटे मोटे प्लांट हैं, छोटे मोटे मतलब ट्री नहीं, हर्बिशियस है, श्रबी है, मतलब छोटे मोटे प्लांट वही पाए जाते हैं। इसके लार्जर प्लांट तो पृथ्वी पर पाए ही नहीं जाते। यानी अब देखो, बहुत सारे लोग मानते हैं कि भैया डायनासोर क्या विनाश क्यों हुआ, तो सभी लोगों की अपनी अपनी थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया सूर्य से न्यूट्रिनो आ रहा था। न्यूट्रिनो जानते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, उसी प्रकार से न्यूट्रिनो भी एक परमाणु का पार्टिकल होता है, एटम का पार्टिकल होता है। तो सूर्य से, सन से न्यूट्रिनो आ रहे थे पृथ्वी पर बहुत सारे, जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, यानी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। वो क्या किया? डायनासोर को समाप्त कर। बहुत सारे लोगों की थ्योरी ये भी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, डायनासोर ना ऐसे मरा कि उस समय क्या हुआ कि पृथ्वी पर उथल पुथल हो गई, मतलब भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया। लेकिन मेरा मानना है इसमें से कुछ भी हुआ होगा, कोई देखा तो है नहीं। ये तो बस हाइपोथेसिस है, लोगों का मानना है कि ऐसा हुआ रहा होगा, कोई देखा तो है नहीं, उसमें मानव उत्पत्ति तो थी नहीं, समझ बात नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि भूकंप या ज्वालामुखी से ऐसा कुछ होने वाला नहीं। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि डायनासोर पृथ्वी के एक कोने में तो था नहीं कि एक ही जगह सभी डायनासोर बैठे थे, भूकंप आया, सब दब के मर गए। ऐसा तो हुआ नहीं। डायनासोर तो पृथ्वी के अलग अलग भाग पर थे, और भूकंप आएगा तो किसी एक पार्ट में आएगा, वो 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100, 200 किलोमीटर के रेंज में आएगा। इससे ज्यादा तो आने वाला नहीं है, समझ में? उससे बड़ा क्या झटका आएगा उसका? ठीक है, यहाँ 500 किलोमीटर मान लेते हैं, कितने रेंज में क्या आएगा? झटका आएगा उसका। लेकिन पृथ्वी के अलग अलग भाग में डायनासोर थे ना, तो सारे डायनासोर का विनाश एक साथ तो होना संभव नहीं है भूकंप से या ज्वालामुखी से। ये बात में तो इतना मान लीजिए कि उस समय कुछ भी हुआ रहा होगा और बहुत ही भयावह, बहुत ही विनाशकारी था, जो पृथ्वी पर उपस्थित सभी टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म को क्या कर दिया? सर्वनाश कर। कुछ भी हुआ रहा होगा, लेकिन बहुत ही भयानक, बहुत ही विशालकाय हुआ था, जिसके वजह से उस समय पृथ्वी पर जितने भी कह सकते हैं कि डायनासोर यानी बड़े ऑर्गेनिजम्स थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। समझ यही बात नहीं है। अगर आप मानते हैं कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति या बाकी जो जीव आपको दिखाई दे रहे हैं मैमल्स में, मैमल समझते हैं ना, ऑर्गेनिज्म विथ मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों के साथ जो उत्पन्न होते हैं हम कहते हैं क्या? मैमल्स। जो सीधे बच्चे उत्पन्न करते हैं, बच्चे उत्पन्न करने के बाद दूध पिलाते हैं उनको, हम कहते हैं मैमल्स करते हैं। ठीक है, तो जो मैमल्स है, इस मैमल्स की उत्पत्ति कहां से हुई? इस मैमल्स की उत्पत्ति हुई है चूहे जैसे ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि यही उसमें बच पाया, क्योंकि ये बिलों में रहता है और बाकी कोई बचा नहीं। तो चूहे जैसे प्राणी से बाकी सभी मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ, दे 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 विकास हुआ। हम लोग इसको जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे कभी, तो हम लोग समझेंगे कैसे हुआ होगा, लेकिन उस समय इनका विकास हुआ। समझ में बात नहीं। तो ये समझिए आप कि पैलियोजोइक इरा के सिलुरियन पीरियड में टेरिडोफाइट की उत्पत्ति हुई और अपने ये चरम पर था। इसी के साथ डायनासोर भी था। डायनासोर एक रेप्टाइलिया है। समझ में बात नहीं आई बात ना? तो उस समय ये था। ये बातें समझ में आ गई आपको? हम क्यों बताएं? क्योंकि यहाँ पर रेप्टाइलिया वर्ड आया था, इसलिए हमने बता दिया, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, इस बात को आप जान लीजिए कि इसको हम रेप्टाइलिया क्यों कहते हैं। जिस प्रकार से एम्फीबिया यानी प्लांट किंगडम जो है एम्फीबिया के बाद दूसरा प्लांट एनिमल कौन आता है? ऑर्गेनिज्म कौन आता है? रेप्टाइलिया आता है। एम्फीबिया का मतलब होता है कि वह अपना जीवन जो है वह लैंड पर बिता सकता है, लेकिन
उसका जीवन चक्र जो है, जो रिप्रोडक्टिव फेज जो है, लाइफ साइकिल जो है, वो बिना वाटर के कंप्लीट ही नहीं होती, लाइक ब्रायोफाइटा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एम्फीबिया ऑफ प्लांट। यहाँ पर टेडोफाइटा को हम कहते हैं रेप्टाइलिया, क्योंकि रेप्टाइलिया जो है वो एम्फीबिया से ज्यादा विकसित है, और रेप्टाइलिया जो है वह कंप्लीटली कहाँ रहता है, लैंड पर रहता है, इसको पानी की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे रेप्टाइलिया हैं जो पानी में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे रेप्टाइलिया होते हैं जो पानी में नहीं भी रहते हैं। जैसे हमसे कहते हैं क्रोकोडाइल, पानी रहता है। आपसे हम कहते हैं टर्टवाइज, कछुआ, पानी रहता है, रेप्टाइलिया है, ये पानी रहता है। लेकिन वहीं आपसे हम कहें कि चलिए भैया ले लीजिए आपका कौन, स्नेक। स्नेक क्या है, वाटर में भी रहता है, बिना वाटर के भी रहता है। रहता ही नहीं रहता है, रहता है ना। बहुत सारे स्नेक होते हैं जो वाटर में नहीं रहते हैं, और बहुत सारे होते हैं जो रहते हैं। आपसे कहते हैं डुड़वा, डुड़वा जानते हैं, उसकी स्थिति क्या होती है, पानी में रहता है ही नहीं, पानी रहता नहीं रहता है, और उसके पास पॉइजन होता नहीं है। उसको चाहे जो ही ऐसे पकड़ हाथ में घुमाने लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे घुमाते हैं, खेलते हैं। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि हम लोग मैच खेले थे, तो हम लोग काफी छोटे थे, हम लोग के जो सीनियर थे वो मैच खेले थे। हम लोग उसमें 7 या 8 में पढ़े होंगे, बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो सीनियर गांव के व्यक्ति थे वो मैच खेल रहे थे वो लोग, ठीक है। तो जहां मैच हुआ था उसी के बगल में ना एक तालाब है, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक मास्टर साहब आए, मास्टर साहब थे भैया, वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक गेंद हमको भी खिला दीजिए। एक लोग फेंके गेंद, ये बल्ला लिए थे, मार दिए, और वो गेंद कहां गया, तालाब के बीचों बीच जाकर, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब क्या हुआ, सभी लोग आए गेंद निकालने के लिए। तो जो तालाब था उसके किनारे पे ना बांस लगा हुआ था, और बांस बढ़ करके जाकर के तालाब में ऐसे बीच में लटका हुआ था, पानी में छू रहा था, ठीक है। तो जो डोढ़ा होता है वो क्या किया, उसी बांस पर आकर के आराम कर रहा था। 4-5 डोढ़े लपेट लपेट कर ऐसे आराम करते, उसी बांस पर जो पानी के संपर्क में था, समझ में बात नहीं। और गेंद उसी के पास गिरी हुई थी, ठीक है। सुना ध्यान से। तो हुआ क्या कि वहां पर सभी लोग भैया व्यवस्थित किए हुए थे कि अब गेंद निकले कैसे। तो कुछ लोगों के पास दिमाग था, तो कहेंगे ऐसा करते हैं कि कुछ पत्थर लेते हैं, उससे हम सर्प को मारते हैं, सर्प को लगेगा भाग जाएगा, फिर हम लोग गेंद को निकाल लेंगे। समझ में बात नहीं है। तो सभी लोग लगे उसको निशाना लगाकर मारने। बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक भी लगा नहीं, किसको, सर्प को, ठीक है। सभी लोग एकदम परेशान। तो एक व्यक्ति थे बड़े हिम्मत वाले, वो क्या किए कि पैंट शर्ट यहां तक मोड़े और बांस लिए, इतने पानी में हल गए, और बांस देगा उस गेंद को ऐसे ऐसे खींच रहे थे, ठीक है। तब तो हम लोग क्या गए थे, हम लोग तो रुके नहीं थे, हम लोग उसको मार रहे थे। और बेचारे को जैसे ही वो इतने पानी में घुसकर गेंद निकाले थे, उजा करके लग गया किसको, सर्प को। और सर्प जो है कि एकदम, भाई किसी को भी लगेगा बौखला जाएगा। बौखला कहाँ गिर गया, पानी में। अब ये बेचारे जो है कि बांस वही में छोड़ करेंगे गिरते पड़ते पानी से बाहर आ रहे डर कितना है, मतलब उनको क्या क्या जरूरी है कि सर्प को लगा तो उन्हीं की तरफ भागेगा। वो देख रहा है कि अच्छा है यह निकाला तो रुकल ला, तो एक काटिला पे ऐसा तो होगा नहीं ना। लेकिन डर कितना है ना। सर्प के नाम से कितना डर है, ऐसी स्थिति। जबकि लोग जानते हैं कि अच्छा विषहीन होता है, इसके पास विष होता नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में बात नहीं। तो ये डर होता है। ये बातें समझ में आई नहीं आ रही हाँ। तो ये होता, फिर बाद में उसको हम लोग निकाले। तो ये बात समझेंगे। तो देखो ध्यान से, तो पहला एक ऐसा प्लांट है जो कंप्लीटली कहां रहता है, लैंड पर, जमीन पर, ठीक है। कौन, टेडोफाइटा कहां रहता है भैया, जमीन पर रहता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेप्टाइलिया प्लांटा किंगडम। और क्या कहते हैं, अच्छा फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहते हैं, किसको, टेडोफाइटा को। क्लियर हुआ। अच्छा इसको आगे देखते हैं, अगला क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग इसके बारे में। फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट है। फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट है मतलब कि आपने इसके पहले ब्रायोफाइटा जब पढ़ा, तो ब्रायोफाइटा में आपने पढ़ा कि ब्रायोफाइटा एक गैमेटोफाइट है, मतलब उसके हर सेल में क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, आधे। लेकिन यहाँ पर टेडोफाइटा जो है वो कैसा है, स्पोरोफाइट है, मतलब इसके हर सेल में क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, डबल। ये हो गई बात ही नहीं होगी, होगी ना। तो इसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। की टेडोफाइट कैसा प्लांट है, स्पोरोफिटिक प्लांट। अगला देखो वेस्कुलर है, मतलब फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। क्या ब्रायोफाइटा वेस्कुलर बंडल था, नहीं था। यहां पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्पोरोफिटिक
फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन है भैया? टेरिडोफाइटा है। इसका ग्रीन कलर तो दिख ही रहा है आपको, ग्रीन कलर होता है मॉइस्ट एंड सैडी क्या होंगे? प्लेसेस पर ये क्या करेंगे? ग्रो करते हैं। क्लियर हुआ? समझने की बात? आगे देखो, टेरिडोफाइटा में आपको सबसे पहले भैया रूट, स्टेम और लीफ ये सब वेल डेवलप मिलेगा। मतलब आपको रूट भी मिलेगा, स्टेम भी मिलेगा, लीफ भी मिलेगा। तो पहला वेल डेवलप प्लांट कौन है? ये वाह, पहला वेल डेवलप प्लांट कौन है? टेरिडोफाइटा, जिसके पास स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, और रूट, स्टेम, लीफ भी क्या है? प्रेजेंट। किसके पास है? टेरिडोफाइटा के पास है। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। हम लोग रूट की बात करते हैं, तो रूट डेवलप है, स्टेम डेवलप है, लीफ भी क्या है? डेवलप है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर लीफ कितने टाइप्स की पाई जाएगी? 2 टाइप्स की। कितने पाई जाती है? 2 टाइप्स की। पहला जो लीफ होगा इसको कहेंगे माइक्रोफिलस। क्या कहेंगे? माइक्रोफिलस, यानी छोटे छोटे लीफ होंगे। और जो दूसरा लीफ होगा उसको कहा जाएगा क्या? मेगाफिलस। क्या कहा जाएगा? मेगाफिलस। क्या कहा जाएगा? मेगाफिलस। एक बात और आपको बताते हैं, जो टेरिडोफाइटा होता है ना, इसके प्लांट को हम लोग कॉमनली कहते हैं फर्न। क्या कहते हैं? याद रखना, इसके प्लांट को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे ब्रायोफाइटा को कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं? मॉस कहते हैं, है ना? उसी प्रकार हम लोग टेरिडोफाइटा प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। क्लियर हो गई बात? जो हम कल लाकर आपको प्लांट दिखाए थे वो क्या था? फर्न था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ड्रायोप्टेरिस। हाँ, उसका नाम क्या था? ड्रायोप्टेरिस था। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस। माइक्रो मतलब छोटे छोटे, छोटे लीफ होगा तो माइक्रोफिलस, बड़ा होगा तो मेगाफिलस। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, अब इसमें इस प्लांट में बनता है स्पोर। क्या बनता है? स्पोर। इस प्लांट में क्या बनता है? स्पोर। स्पोर कहां बनेगा? स्पोरेंजिया में। कहां बनेगा? अब स्पोर कितने प्रकार होते हैं? देखो, स्पोर के आधार पर हम प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टेरिडोफाइट को। पहला हो सकता है होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब यहाँ पर पूरे स्पोर क्या होंगे? एक जैसे होंगे, कोई मेल नहीं होगा, कोई फीमेल होगा, सबके सब क्या होंगे? एक जैसे होंगे। उसे क्या कहेंगे? होमोस्पोरस। दूसरी कंडीशन हो सकती है हेटेरोस्पोरस की, यानी 2 अलग अलग प्रकार के स्पोर होंगे जिनको कहा जाएगा हेटेरोस्पोर। तो ऐसे प्लांट को कहा जाएगा हेटेरोस्पोरस। क्या कहा जाएगा? हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस प्लांट 2 प्रकार के होते हैं, मतलब इसमें 2 प्रकार के स्पोर पाए जाएंगे। पहला पाया जाएगा मेल स्पोर, जिसको हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोर। क्या कहेंगे? माइक्रो। क्लियर हुआ? और जिसमें और जो फीमेल होगा वो बड़ा साइज में होगा, जिसको हम लोग कहेंगे मेगा स्पोर। क्या कहा जाएगा? मेगा स्पोर। क्लियर हो गया? अब ये जो माइक्रोस्पोर है मेल है और मेगा स्पोर क्या है? फीमेल है। अब ये जो स्पोरेंजिया आपको दिख रहा है, यह स्पोरेंजिया, ध्यान देना, अब ये स्पोर कहां बनेगा? स्पोरेंजिया में। तो ऐसा स्पोरेंजिया जिसमें किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर को, उसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहा जाएगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। और जिसमें मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा उसको कहा जाएगा मेगा स्पोरेंजिया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, डेवलपमेंट के आधार पर हम स्पोरेंजिया को भी कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं भैया? 2 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट होंगे? पहला, अगर एक सिंगल सेल से बनेगा उसको क्या कहेंगे? लेप्टोस्पोरेंजिएट। क्या कहेंगे? लेप्टोस्पोरेंजिएट कहेंगे। अगर एक सिंगल सेल से फॉर्मेशन होगा पूरे स्पोरेंजिया का, और अगर ग्रुप से फॉर्मेशन होगा तो क्या कहलाएगा? यू स्पोरेंजिएट। क्या कहलाएगा? यू स्पोरेंजिएट कहलाएगा। तो सिंगल सेल से बनेगा तो लेप्टोस्पोरेंजिएट, और ग्रुप ऑफ सेल से बनेगा तो क्या कहलाएगा? यू स्पोरेंजिएट। अब ध्यान दो, यह मेगा स्पोरेंजिया हो चाहे माइक्रोस्पोरेंजिया हो, ये दोनों के दोनों कहां बनेंगे? लीफ पर। कहां बनेंगे? लीफ पर। क्लियर? तो ऐसे लीफ जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेंगे उसे हम लोग कहेंगे स्पोरोफिल। क्या कहेंगे? स्पोरोफिल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पोरोफिल कहेंगे। ऐसे लीफ जिस पर स्पोरेंजिया बनता है, ऐसे लीफ को हम लोग क्या कहेंगे भैया? स्पोरोफिल कहेंगे। अगर लीफ पर, स्पोरोफिल पर अगर माइक्रोस्पोरेंजिया बन गया तो उसे कहेंगे माइक्रो
स्पोरोफिल। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। सही में बात ही नहीं है। और अगर उसमें मेगा स्पोर बन गया तो क्या कहेंगे हम लोग? मेगा स्पोरोफिल। क्या कहेंगे? मेगा स्पोरो। तो अगर माइक्रोस्पोर बन गया तो माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया बन गया तो माइक्रोस्पोरोफिल, और मेगा स्पोरेंजिया बन गया तो मेगा स्पोरोफिल। कैसे पहचानेंगे कि माइक्रोस्पोर है कि मेगा स्पोर है? देखो, जिसमें स्पोर की साइज छोटी होगी और नंबर ज्यादा होंगे उनको कहा जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, क्लियर है? माइक्रोस्पोर। और अगर जिसमें स्पोर की संख्या कम होगी और साइज क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? मेगा स्पोर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इतनी बात समझ में आई नहीं है? क्लियर हुआ? ये आपका क्या है, एक इसके बारे हम लोग पढ़ रहे हैं, स्पोर्स के बारे में। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब देखो, अब ये जो माइक्रो स्पोर है और मेगा स्पोर है, ध्यान दो, अगर ये दोनों अलग अलग बने हैं तो क्या कहलाएगा? हेटेरोस्पोरस। क्या कहलाएगा? हेटेरोस्पोरस। और अगर एक ही है तो माइक्रोस्पोर अलग है, मेगा स्पोर में, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर दोनों क्या एक ही में, तो क्या कहलाएगा? वह होमोस्पोरस, जिसमें साइज में कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर हुआ? अब देखो, नॉर्मल जो लीफ होगा, नॉर्मल जो लीफ होगा, देखो भैया, वो क्या हो सकता है? सिंपल होगा। क्या होगा? सिंपल होगा। और हाँ, कंपाउंड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है, और पेटियोलेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पेटियोलेट भी हो सकता है। बता दीजिए पेटियोलेट क्या होता है? पेटियोलेट भी हो सकता है और सेसाइल भी। क्या हो सकता है? सेसाइल भी हो सकता है। ये सारे कंडीशन इस लीफ के साथ यहाँ पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, पेटियोलेट भी हो सकता है, सेसाइल भी हो सकता है। ये सारे कंडीशन यहाँ के लीफ के साथ क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आई नहीं? बोलो, किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना? क्लियर हो गया?